ने अचानक कहा और उसने दक्ष की ओर देखा। तो मुझे अब और पीछे नहीं हटना पड़ेगा, है ना भाई चेन? क्या हम वहीं से शुरू करें जहां हमने पिछली बार छोड़ा था? जेक्विन ने मोहक लहजे में कहा और वह दक्ष के करीब आ गई। तुम इतनी बेशर्मी बंद करो, मिंग्यू ने अचानक कहा और जेक्विन को घूरने लगी। अरे, तुमने कहा था कि तुम उसे ने के अलावा कुछ नहीं करोगी। तुम मुझे बाकी काम करने से क्यों रोक रही हो? इसमें कोई बेशर्मी वाली बात नहीं है। हमें आखिरकार उसके साथ ऐसा करना ही होगा। आखिरी से पहले होना बेहतर है। जेक्विन ने हल्के से हंसते हुए मिंग्यू को चिढ़ाया। मिंग्यू गुस्से से आग बबूला हो रही थी। वह बोलने के लिए शब्द ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था। क्या आप लोग एक पल के लिए शांत हो सकते हैं? हमारे सामने एक लंबी यात्रा है। चलो पहले उस बारे में बात करते हैं। दक्ष ने उनकी बहस को गंभीर होने से पहले ही बीच में रोक दिया। जेकिंग, क्या तुम मुझे नक्शा दे सकते हो? दक्ष ने जेकिंग की ओर देखा और कहा। ठीक है, ये रहा, जेक्विन ने कहा और नक्शा निकालकर दक्ष को दे दिया। दक्ष ने नक्शा खोला और उसे ध्यान से देखने लगा। हम जुवान साम्राज्य की सीमा से 200 किलोमीटर बाहर है। हम यहीं रहेंगे। जेकिंग ने नक्शे पर एक निश्चित स्थान को छुआ और दक्ष से कहा। मिंग्यू ने भी नक्शा देखा। हमारा अगला गंतव्य किडिया साम्राज्य होगा। ये द्वितीय श्रेणी का साम्राज्य है, लेकिन यह माल्टा के प्रथम श्रेणी के साम्राज्य के अंतर्गत आता है। हम माल्टा के प्रथम श्रेणी के साम्राज्य से होते हुए सेडिया के प्रथम श्रेणी के साम्राज्य तक जाएंगे। उत्तरी चंद्रमा साम्राज्य के मापदंडों में प्रवेश करने से पहले हमें 2 और साम्राज्यों से होकर गुजरना होगा। तुम्हारे हिसाब से यात्रा में कितना समय लगेगा? दक्ष ने जेक्विन को देखते हुए पूछा। संक्षेप में, अगर हम बिना रुके यात्रा करें तो हमारी यात्रा में लगभग 15 दिन लगेंगे, लेकिन यह असंभव है क्योंकि हमें निश्चित रूप से रात में रुकना होगा। इसलिए वास्तविक रूप से हमारी यात्रा में लगभग 25 दिन लगने चाहिए। जेकिंग ने अनुमानित समय सीमा बताते हुए आगे कहा। हम किडिया साम्राज्य नहीं जाएंगे, दक्ष ने अचानक अपना सिर हिलाते हुए कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? किडिया से होकर जाना हमारे लिए सबसे अच्छा रास्ता है। ये हमारे लिए सबसे तेज रास्ता होगा। जेकिंग ने अपने चेहरे पर उलझन भरी नजर के साथ कहा। वो समझ नहीं पा रही थी कि दक्ष क्या सोच रहा था। तुम सही हो, लेकिन हम वहां नहीं जाएंगे। हम यहां से होकर जाएंगे, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा और उसने अपनी उंगली नक्शे पर रख दी। वह वेइक्सिन क्यों? हालांकि हम इस दूसरे रास्ते से वेइक्सिन राज्य की ओर जा सकते हैं, लेकिन अगर हम वेइक्सिन राज्य से होकर जाएंगे तो यात्रा लंबी हो जाएगी। इससे कोई फायदा नहीं होगा। जेकिंग ने अपने चेहरे पर उलझन भरी नजर से कहा। यहाँ तक कि मिंग्यू के चेहरे पर भी संदेहपूर्ण भाव था। क्या वेइक्सिन राज्य में कुछ विशेष चीज है जिसकी तुम्हें जरूरत है? मिंग्यू ने कहा, जब वह दक्ष के अजीब निर्णय के पीछे संभावित स्पष्टीकरण के बारे में सोच रही थी। हाँ, वहाँ हमारे लिए वाकई कुछ उपयोगी है। वेइक्सिन से गुजरना हमारे लिए वाकई महत्वपूर्ण और फायदेमंद है। आप देखेंगे, दक्ष ने कहा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ठीक है, अगर तुम चाहो तो हम वेइक्सिन किंगडम तक जाएंगे। सबसे खराब स्थिति में भी इससे हमारी यात्रा में 2 दिन ही बढ़ेंगे। मैं ड्राइवर को बता दूं। जेक्विन ने मुस्कुराते हुए नक्शा मोड़कर वापस रख दिया। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और ड्राइवर को आवाज लगाई। गाड़ी रुकी और ड्राइवर जेक्विन की ओर आया। उसने उसे योजनाओं में हुए बदलाव के बारे में बताया और कहा कि अब उन्हें वेइक्सिन किंगडम की ओर जाना होगा। उसने उस रास्ते पर प्रकाश डाला जिस पर गाड़ी चालक को चलना था। क्या अब तुम्हें सब कुछ समझ आ गया है? जेक्विन ने गाड़ी चालक से उसकी बात खत्म होने के बाद पूछा। हाँ मालकिन, गाड़ीवान ने सिर हिलाकर कहा। उसके चेहरे पर विश्वास भरा भाव था। अच्छा, चलो, गाड़ी में चढ़ते हुए उसने कहा। ड्राइवर अपनी सीट पर वापस चला गया और गाड़ी फिर से चलने लगी। गंतव्य अभी भी वही था, लेकिन स्टॉप गैप बदल गए थे। दिन भर गाड़ी चलती रही और अंततः अंधेरा होने लगा। जब अंधेरा इतना बढ़ गया कि गाड़ी चलाना संभव नहीं रहा तो गाड़ी चालक ने गाड़ी रोकने का निर्णय लिया।
उसने राजकुमारी और अन्य लोगों के लिए तंबू लगाने की तैयारी शुरू कर दी। गाड़ीवान ने शिविर लगाने का काम पूरा कर लिया और गाड़ी की ओर बढ़ा। उसने गाड़ी का दरवाजा खटखटाया और जिकिंग को बताया कि सब कुछ तैयार है। ठीक है, अच्छा काम है। जिकिंग ने गाड़ी से उतरते ही प्रशंसा में अपना सिर हिलाया। मिनग्यू भी बाहर आ गया, जबकि दक्ष बहुत पहले ही बाहर आ चुका था। दक्ष ने ताजी हवा में सांस लेते हुए जंगल के चारों ओर देखा। वो लंबे समय तक गाड़ी में बैठे रहने के कारण थक गया था। क्या तुम हमारे लिए खाना बनाओगी? मुझे राजकुमारी के हाथ का बना खाना खाना अच्छा लगेगा। दक्ष ने राजकुमारी झेक्विन की ओर देखा और चेहरे पर मुस्कान के साथ उससे पूछा, अरे, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं खुद खाना बनाऊंगी। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं खाने का ख्याल रखूंगी। यहाँ रॉन खाना संभालेगा। मैंने उसे खास तौर पर हमारे साथ आने के लिए चुना। वो असल में मेरे पिता का निजी गाड़ी चालक है। वो होटलों के रसोइयों से भी बेहतर खाना बना सकता है और जैसा कि आप पहले ही देख चुके हैं, उसने कैंप भी लगाया है। जिकिंग ने अपने चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान के साथ ड्राइवर की प्रशंसा की। वह हमारे राज्य के सबसे प्रतिभाशाली गाड़ी चालकों में से एक है। उसकी युद्ध शक्ति भी कमजोर नहीं है, उसने आगे कहा। वह हमारे राज्य के सबसे प्रतिभाशाली गाड़ी चालकों में से एक है। उसकी युद्ध शक्ति भी कमजोर नहीं है, उसने आगे कहा। हाँ, मैंने इस पर गौर किया। 7वें चरण का गोल्ड कोर रियल ड्राइवर काफी दुर्लभ है। दक्ष ने हाथ जोड़कर सिर हिलाते हुए कहा। वो अभी कैंप फायर लगा रहा है। आधे घंटे में खाना तैयार हो जाएगा। क्यों न हम तब तक मेरे टेंट के अंदर आराम करें। हम कुछ जीवन दर्शन के बारे में बात कर सकते हैं। झेकिंग ने दक्ष की ओर आंख मारते हुए कहा। अरे, मैं जानता हूँ कि तुम किस जीवन दर्शन के बारे में बात करना चाहते हो। इसके बारे में सोचना भी मत, मिनग्यू ने नाराजगी भरे लहजे में कहा। चलो बहन, क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम अपने पति को खुश रखें? मेरे साथ आओ, हम दोनों अपने पति का ख्याल रखेंगे। झेक्विन मिनग्यू के करीब गया और उसके कान में फुसफुसाया। मिनग्यू का चेहरा लाल हो गया जब उसने उनकी बातें सुनी। उन्हें पता नहीं था कि दक्ष अपनी तेज इंद्रियों के कारण उनकी बातें साफ साफ सुन पा रहा था। उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान उभरी और वह दूसरी तरफ देखने लगा। ओह ठीक है, झेक्विन, आपकी उम्र कितनी है? दक्ष ने अचानक जिज्ञासा से पूछा। मैं क्या तुम्हें नहीं पता कि उसकी उम्र की लड़की से पूछना बुरा है? फिर भी मैं तुम्हें बता दूं कि मैं 20 की उम्र के आसपास हूँ, झेक्विन ने स्पष्टता से कहा। क्या तुमने 4 साल पहले संप्रदाय की प्रवेश परीक्षा में भाग लिया था? तुम अभी 20 की उम्र में हो और तुम पहले से ही गोल्ड कोर क्षेत्र के 5वें चरण में हो। तुम्हारी प्रतिभा राजकुमार लू से कहीं बेहतर लगती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह ग्रेड 6 की प्रतिभा है। मुझे आश्चर्य है कि तुम्हारी प्रतिभा का ग्रेड क्या है? दक्ष ने अपने चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ कहा। आपको निराश करने के लिए मुझे खेद है, लेकिन मैंने 4 साल पहले संप्रदाय की प्रवेश परीक्षा में भाग नहीं लिया था, झेक्विन ने सिर हिलाते हुए कहा। क्यों नहीं? आप आसानी से प्रथम श्रेणी के संप्रदायों की आंतरिक संप्रदाय शिष्या बन सकती हैं। दक्ष ने झेक्विन के चेहरे पर जिज्ञासा भरी नजर से उसे देखते हुए पूछा। ओह चलो, मैं तुम दोनों के सामने कुछ भी नहीं हूँ। जब प्रतिभा और साधना की बात आती है तो तुम लोग असली राक्षस हो। तुम दोनों इतनी कम उम्र में पृथ्वी लोक में हो। मैं तुम्हारे सामने मोमबत्ती भी नहीं रख सकती। झेकिंग ने आत्महीनता में अपना सिर हिलाते हुए आह भरी। वैसे भी मुझे संप्रदायों में शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं बस अपना जीवन स्वतंत्र रूप से जीना चाहती हूँ। मैं संप्रदाय के नियमों और विनियमों से बंधी नहीं रहना चाहती। इसीलिए मैंने कभी संप्रदाय की प्रवेश परीक्षाओं में भाग नहीं लिया, झेकिंग ने मुस्कुराते हुए आगे कहा। ये काफी दिलचस्प दृष्टिकोण है। तो आप संप्रदायों के संसाधन नहीं चाहते हैं? क्या आप साधना के शिखर तक पहुंचने की इच्छा नहीं रखते हैं? दक्ष ने अपने चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ फिर से पूछा। ये ठीक है, मेरी कोई अत्यधिक इच्छाएं नहीं है। मुझे यकीन है कि मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊंगी। हालांकि मैं इसे अपनी गति से करूंगी। अगर मेरे पास प्रतिभा है तो मैं इसे अपने दम पर कर सकती हूँ।
अगर मेरे पास ऐसा करने की प्रतिभा नहीं है तो भले ही शीर्ष संप्रदाय मेरी मदद करे, मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाऊंगी। जिकिंग ने दक्ष को जवाब देते हुए हंसी। दिलचस्प, तुम बहुत दिलचस्प हो। मुझे यकीन है कि अगर तुम ऐसे ही मजबूत दिल रखोगी तो तुम बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचोगी। दक्ष ने मुस्कुराते हुए जिकिंग की तारीफ करते हुए कहा। धन्यवाद, लेकिन तुम्हें पकड़ना काफी मुश्किल होगा। लेकिन मैं कभी हार नहीं मानूंगी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती रहूंगी। जिक्विन ने दक्ष का हाथ पकड़ते हुए मुस्कुराया। ओह, लगता है खाना तैयार है, मिंग्यू ने बीच में ही टोकते हुए आवाज लगाई। उसे जिकिंग के दक्ष के इतने करीब होने से बहुत जलन हो रही थी। ओह अच्छा, मुझे भूख लग रही थी, चलो चलें। दक्ष जिक्विन का हाथ पकड़ते हुए कैंप फायर की ओर चला गया। अपने दूसरे हाथ से उसने मिंग्यू। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले गया। वे अलाव के चारों ओर बैठ गए और खाना खाने लगे। तुम सही थे, रॉन वाकई अच्छा खाना बनाता है, ये काफी स्वादिष्ट है। दक्ष ने खाना खाते हुए कहा। खाना बिल्कुल उसकी पसंद का था। दक्ष खाना खा रहा था तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने जल्दी से कटोरा जमीन पर रख दिया और उठकर आसमान की ओर देखने लगा। उसकी तेज इंद्रियां उसे किसी बात की चेतावनी दे रही थी। क्या हुआ, क्या कुछ गड़बड़ है? मिंग्यू ने अपने चेहरे पर उलझन भरी नजर से पूछा, क्योंकि उसने दक्ष की अजीब प्रतिक्रिया देखी थी। शश, दक्ष ने कुछ नहीं कहा और सिर्फ मिंग्यू को चुप रहने का इशारा किया और आसमान की ओर देखता रहा। कुछ देर तक तो दक्ष को कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसने अपनी नजरें आसमान से नहीं हटाई। उसने एक भी हरकत नहीं की। कुछ सेकंड के बाद आखिरकार उसे कुछ दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान आसमान से गिर रहा हो। वह व्यक्ति बार बार गिर रहा था, लेकिन उसमें कोई हलचल नहीं दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह व्यक्ति बेहोश हो गया है। जब आदमी और जमीन के बीच केवल 10 मीटर की दूरी रह गई थी, तो लॉन्ग चेन ने आसमान में छलांग लगाई और जमीन पर उतरते ही उस व्यक्ति को पकड़ लिया। तुम कहां से आए हो? दक्ष ने उस आदमी को देखते हुए बुदबुदाया। वो एक आदमी था जो लगभग 30 साल का लग रहा था। उसके कपड़े काफी अच्छे लग रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वह किसी अच्छी जगह से आया है। उस आदमी की उंगली में एक उच्च श्रेणी की स्टोरेज रिंग थी, लेकिन वह बेहोश था। वह कौन है? क्या वह अभी आसमान से गिरा है? मिंग्यू ने खड़े होकर चिंता से पूछा। जल्दी करो, आग बुझाओ, दक्ष ने जल्दी में कहा, क्योंकि उसने अपने हाथ में आदमी के कपड़ों पर रक्त देखा था। हाँ, जिकिंग ने कुछ नहीं पूछा और जल्दी से आग बुझाने के लिए पानी फेंक दिया। आग बुझ गई और पूरी जगह फिर से अंधेरे में डूब गई। हाँ, जिकिंग ने कुछ नहीं पूछा और जल्दी से आग बुझाने के लिए पानी फेंक दिया। आग बुझ गई और पूरी जगह फिर से अंधेरे में डूब गई। उसे मेरे तंबू के अंदर ले जाओ, ध्यान रखो कि उसकी चोटें और गंभीर न हो जाए। दक्ष ने उस आदमी को रॉन को सौंप दिया और उससे कहा, तुम दोनों उसके साथ जाओ और बाहर मत आना। दक्ष ने लड़कियों से कहा। मिंग्यू और जिक्विन ने रॉन के साथ जाते हुए उसकी आज्ञा का पालन किया। दक्ष बाहर एक पेड़ के नीचे अकेला खड़ा होकर आसमान को देखता रहा। 1 मिनट या उससे भी कम समय बाद आसमान से उड़ते हुए जानवरों का एक बड़ा बेड़ा गुजरा। दक्ष जानवरों के अलावा कुछ भी नहीं देख सका, लेकिन उसे लगा जैसे जानवरों के ऊपर लोग हैं। दक्ष पेड़ के नीचे खड़ा रहा और गहरी सोच में डूबा रहा। लगता है कुछ बड़ा होने वाला है, दक्ष ने पेड़ से पीठ टिकाते हुए कहा। दक्ष पीछे मुड़ा और अपने तंबू की ओर चलने लगा। उसके घाव बहुत गहरे हैं और उसकी सांसें कमजोर हो रही हैं। मिंग्यू तंबू से बाहर आया और उसके अंदर जाने से पहले उसे सूचित किया। वो उसके पीछे पीछे अंदर गया। वो बेहोश आदमी के पास बैठा और उसकी नब्ज जांची और अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग करके उस आदमी के शरीर की जांच की। उसे जहर दिया गया है और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है।
ये चौंकाने वाली बात है कि जो भी उसका पीछा कर रहा था वह उसे पकड़ नहीं पाया। बहुत पहले ही उसे बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि उसने अपनी दिव्य भावना को वापस ले लिया था। हमारे पास पहले से मौजूद गोलियों से घाव ठीक हो सकते हैं, लेकिन जहर, यही असली समस्या होगी। दक्ष ने लड़के को देखते हुए कहा, काश हमारे पास 100 जहर ठीक करने वाली गोलियां होती तो हम उसे बचा पाते। मिंग्यू ने चेहरे पर निराशा भरी नजर के साथ कहा, ओह ठीक है, 100 जहर ठीक करने वाली गोलियां, हम उसे बचा सकते हैं, दक्ष ने खड़े होते हुए कहा। अचानक उसे गोली के बारे में कुछ याद आया। क्या तुम्हारे पास गोली है? जेक्विन ने चेहरे पर आश्चर्य के भाव के साथ पूछा। नहीं, लेकिन मैं इसे बनाने जा रहा हूँ। ज़ीकी, मैं फिलहाल तुम्हारे टेंट का उपयोग करूंगा, अंदर मत आना ताकि मैं अपना ध्यान न खो दूं। दक्ष ने ज़ीकी से कहा और फिर जल्दी से टेंट से बाहर निकलकर ज़ीकी के टेंट के अंदर चला गया। अब समय आ गया है कि हम तुम्हें परखें, छोटी कड़ाही, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कड़ाही निकाली। ये वही कड़ाही थी जिसे उसने काले वस्त्र वाली उस महिला की गुफा से निकाला था जो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बच्चों का जीवन सार चुराती थी। उसने कड़ाही के नीचे आग जलाए और उसे गर्म करना शुरू कर दिया। उसके पास 100 जहर की दवा बनाने के लिए सभी जरूरी जड़ी बूटियां थी और उसके दिमाग में नुस्खा भी था। ये सब एक शीर्ष आध्यात्मिक ग्रेड कीमियागर के ज्ञान की वजह से था जिसे उसने रक्तरेखा मंदिर से पुरस्कार के रूप में प्राप्त किया था। उन्होंने यादों के आधार पर जड़ी बूटियों को उचित मात्रा में मिलाना शुरू किया और 100 विषनाशक गोलियों का मिश्रण तैयार करना शुरू किया। 100 जहर उपचार गोली को उच्च स्तरीय नश्वर ग्रेड गोली के रूप में वर्गीकृत किया गया था। हालांकि दक्ष के पास एक शीर्ष आत्मा ग्रेड कीमियागर का ज्ञान था, लेकिन जब वास्तविक अभ्यास की बात आई तो वह यही कमी थी। पहली बार जब उसने एक गोली बनाने की कोशिश की तो वह कम स्तर की नश्वर ग्रेड गोली बनाने में सफल रहा, लेकिन वह भी केवल 3 असफल प्रयासों के बाद। मेरे पास सिर्फ 2 बार कोशिश करने के लिए ही जड़ी बूटियां हैं। अगर मैं दोनों बार असफल रहा तो वह आदमी मर जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसकी मौत से मुझे कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि यह व्यक्ति मेरे लिए उपयोगी होगा। मुझे अपनी पूरी कोशिश करके गोली बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर उसके भाग्य में जीना है तो मैं सफल हो जाऊंगा, अगर उसे मरना ही है तो ठीक है। बहुत बुरा होगा कि मेरी जड़ी बूटियां बेकार चली जाएंगी, दक्ष ने खुद से कहा और मिश्रण बनाना जारी रखा। सभी जरूरी कदम उठाने में उसे आधा घंटा लग गया। कढ़ाई से एक बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। लगता है कि यह काम कर गया। दक्ष ने कढ़ाई का ढक्कन खोलते हुए मुस्कुराया। जैसे ही ढक्कन खुला, उसके चेहरे पर अजीब भाव आ गए। कढ़ाई के अंदर 3 गोलियां थीं, लेकिन वे वैसी नहीं दिख रही थी जैसी दिखनी चाहिए थी। 100 जहर ठीक करने वाली गोली का रंग काला होना चाहिए था, लेकिन कढ़ाई के अंदर जो गोली थी वह लाल दिख रही थी। क्या फालतू बात है, मैंने क्या गलत किया? दक्ष ने अपने चेहरे पर उलझन भरी नजर के साथ सोचना शुरू किया और उसने कढ़ाई से एक गोली उठाई। उसने गोली को देखा और पाया कि गोली जली नहीं थी। वास्तव में ये बिल्कुल सही आकार की दिख रही थी। इसकी गंध वैसी ही थी जैसी होनी चाहिए थी, लेकिन इसका रंग अलग था। अपने स्पिरिट ग्रेड अल्केमिस्ट ज्ञान के साथ भी वह इसका अर्थ समझने में सक्षम नहीं था। शायद मैंने होंग झाओ का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया। मुझे फिर से कम मात्रा में कोशिश करनी चाहिए, इससे रंग ठीक हो जाएगा, दक्ष ने एक विचारशील नजर से कहा और फिर से आग जलाए और फिर से मिश्रण बनाना शुरू किया। आधे घंटे बाद गोलियां तैयार हो गईं क्योंकि कढ़ाई से गोलियों की तेज गंध आ रही थी। दक्ष ने आग बंद कर दी और गोलियां उठाते हुए कढ़ाई का ढक्कन हटा दिया, लेकिन इस बार वह बिल्कुल भी खुश नहीं था। कढ़ाई के अंदर की गोलियां स्पष्ट रूप से नष्ट हो गई थी। उसने तुरंत गोलियां फेंक दी। लगता है कि होंग जेन की मात्रा कम करने से मिश्रण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। मुझे नुस्खा नहीं बदलना चाहिए था, लेकिन मेरी पहली कोशिश में लाल गोलियां कैसे मिली? मैंने उस समय स्पष्ट रूप से नुस्खा का पालन किया था, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा जब उसने 100 जहर उपचार की गोली बनाने की पहली कोशिश में प्राप्त 3 गोलियों को देखा। मेरे पास अब कोई जड़ी
बूटी नहीं बची है जिसे मैं फिर से आजमा सकूं। मैं बस यही उम्मीद कर सकता हूं कि यह गोली काम कर जाए। बस रंग अलग है, इस गोली के कारगर होने की संभावना है। वैसे भी यह सब उसकी किस्मत पर निर्भर करता है। दक्ष ने चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान के साथ बड़बड़ाते हुए कहा, जब उसने कड़ाही को स्टोरेज रिंग के अंदर रखा। अल्पविराम। मेरे पास अब कोई जड़ी बूटी नहीं बची है जिसे मैं फिर से आजमा सकूं। मैं बस यही उम्मीद कर सकता हूं कि यह गोली काम कर जाए। बस रंग अलग है, इस गोली के कारगर होने की संभावना है। वैसे भी यह सब उसकी किस्मत पर निर्भर करता है। दक्ष ने चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान के साथ बड़बड़ाते हुए कहा, जब उसने कड़ाही को स्टोरेज रिंग के अंदर रखा। तैयार होने के बाद वह जीक्विन के तंबू से बाहर निकला और अपने तंबू की ओर चलने लगा। आधी रात हो चुकी थी और अंधेरा अपने चरम पर था। इतना सन्नाटा था कि पत्तों की सीटी भी सुनाई दे रही थी। तुम वापस आ गए। क्या तुम सफल हुए? मुझे नहीं लगता कि जब तक जहर नहीं निकाला जाता वह 1 घंटे से ज्यादा जिंदा रहेगा। मिंग्यू ने दक्ष को देखा और तंबू में घुसते ही उसे सूचित किया। दक्ष ने उस आदमी की तरफ देखा और उसकी हालत और भी खराब होती जा रही थी। उसकी सांसें बहुत कमजोर हो गई थी और उसका चेहरा बुखार से लाल हो गया था। मैंने एक गोली बनाई है, लेकिन इस गोली की प्रभावशीलता पूरी तरह से उसके भाग्य पर निर्भर करेगी। मैं अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। दक्ष ने अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा और वह उस आदमी के बगल में बैठ गया। उसने अपने हाथ आदमी के चेहरे पर रखे और उसका मुंह खोला। दूसरे हाथ से उसने गोली आदमी के मुंह में डाल दी। गोली उसके मुंह के अंदर पिघल जाएगी और उसके शरीर में प्रवेश कर जाएगी। देखते हैं कि वह इससे ठीक हो पाता है या नहीं, दक्ष ने धीरे से कहा और वह उस आदमी को देखता रहा। 10 मिनट बीत गए, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि वह आदमी ठीक हो रहा है। इसके बजाय ऐसा लग रहा था कि आदमी की हालत बिगड़ती जा रही है। उसकी सांसें इतनी कमजोर हो गई थी कि ऐसा लग रहा था कि उसकी सांसें किसी भी पल बंद हो जाएंगी। दक्ष ने उसे काफी देर तक देखा, फिर उसने आह भरी। लगता है गोली वाकई असफल रही, दक्ष ने चेहरे पर निराशा के भाव के साथ कहा। वो उस आदमी के बचने की कोई उम्मीद छोड़ने ही वाला था, लेकिन सब कुछ बदल गया। आदमी की हालत में आखिरकार सुधार होने लगा। उसकी सांसें स्थिर होने लगी थीं। उसका चेहरा भी पहले जैसा रंगत में लौट आया था। उसे रात को आराम करने दो, सुबह तक वह ठीक हो जाएगा, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा और वह खड़ा हो गया। रॉन, तुम उस पर नजर रखने के लिए उसके साथ इस टेंट में रह सकते हो। हालांकि वह शायद आज रात नहीं जागेगा, लेकिन अगर वह आधी रात को जागता है तो हमें सूचित करना मत भूलना, दक्ष ने कहा और वह खड़ा हुआ और टेंट से बाहर चला गया। इसके तुरंत बाद मिंग्यू और जीक्विन दोनों तंबू से बाहर चले गए। लगता है तुम्हारा टेंट रात के लिए बुक हो गया है। तुम मेरे टेंट में सो सकते हो। लेकिन दूसरे गद्दे पर मिंग्यू दक्ष के करीब गया और उससे धीरे से कहा, दक्ष अपनी बात कह ही रहा था कि जीक्विन ने उसके हाथ पकड़ लिए और उसे बीच में रोक दिया। तुम्हारे टेंट में क्यों? मेरा भी टेंट उपलब्ध है, वो मेरे टेंट में सो सकता है। जीक्विन दक्ष के पास खड़ा हुआ और झुंझलाहट भरे लहजे में बोला, मेरे साथ आओ डार्लिंग, मेरे घर में अलग गद्दे की कोई जरूरत नहीं है, जीक्विन ने मोहक लहजे में कहा और वो दक्ष के करीब आ गई। किसी गद्दे की जरूरत नहीं है, मैं सारी रात खेती करूंगा, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ रहता हूँ। दक्ष ने अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान ला दी, क्योंकि वह मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो आप किस टेंट में रहेंगे? दोनों ने एक साथ पूछा। मैं गाड़ी में ही रहूंगा, उसने कुछ देर सोचा, लेकिन जब उसने उन दोनों के चेहरे पर उम्मीद भरी नजरें देखी तो उसका सिर दुखने लगा। अंत में उसने गाड़ी में न जाने का फैसला किया। उसे पता नहीं था कि उसके हृदय दानव के कोकून में दरारें पड़नी शुरू हो गई थी, लेकिन कुछ दरारें पड़ने के बाद ही दरारें पड़नी बंद हो गईं। तुम्हें इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि हम तुम्हारे लिए चीजें अनावश्यक रूप से मुश्किल बना रहे हैं। तुम जीकिंग के कमरे में रह सकती हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, मिंग्यू ने उसके जवाब के बीच अचानक कहा।
वह वापस मुड़ी और अपने तंबू में चली गई। अल्पविराम। दक्ष वहीं खड़ी रही और समझ नहीं पाई कि क्या हुआ। क्या मिंग्यू को गुस्सा आ गया था? दो महिलाओं के साथ जीवन वाकई कठिन है। मुझे आश्चर्य है कि जब संख्या बढ़ जाएगी तो क्या होगा। दक्ष ने अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ सोचा। उसके पीछे जाओ, हम किसी और समय साथ में समय बिता सकते हैं, जिक्विन ने हंसते हुए कहा और उसने पीछे से लॉन को धक्का दिया। धन्यवाद, दक्ष ने मुस्कुराते हुए जिक्विन के होठों पर एक हल्का सा चुंबन दिया और फिर मिंग्यू के तंबू की ओर चल दिया। आप वैसे भी खेती करेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं आज रात बहुत कुछ खो रहा हूँ, जिक्विन ने अपने चेहरे पर एक चतुर मुस्कान के साथ कहा। इस तरह मैं अगली बार उसे अपने कमरे में ले जा सकूंगी, उसने मन ही मन सोचा। मिंग्यू अपने गद्दे पर लेटी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि वह बहुत गहरे विचार में थी। दक्ष अचानक तंबू में घुस गया, जिससे मिंग्यू चौंक गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिंग्यू ने हैरानी भरे चेहरे के साथ पूछा, जब उसने दक्ष को अपने तंबू में प्रवेश करते देखा। क्या मैं अपनी महिला के कमरे में प्रवेश नहीं कर सकता? दक्ष ने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसे जवाब दिया। तुम कर सकते हो, लेकिन तुम जिक्विन के साथ क्यों नहीं हो? मिंग्यू ने चेहरे पर उलझन भरी नजर से पूछा। बेशक मैं अपनी प्यारी मिंग्यू के साथ रात बिताने के लिए यहाँ आया हूँ। दक्ष ने टेंट के दरवाजे की जिप बंद करते हुए मुस्कुराते हुए मिंग्यू की ओर कदम बढ़ाया। मिंग्यू के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसने जल्दी से उसे छिपा लिया। वह गद्दे पर उसके ठीक बगल में बैठ गया। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम पूरी रात साधना करोगी? मिंग्यू ने कहा जब उसने दक्ष को अपने बगल में लेटा हुआ देखा। यही मेरी शुरुआती योजना थी, लेकिन मैंने इसे छोड़ दिया। मुझे पता है कि मैं इतनी खूबसूरत लड़की के साथ शांति से साधना नहीं कर सकता जो मेरे बगल में सो रही है। बेहतर है कि मैं कोशिश भी न करूं, दक्ष ने हंसते हुए कहा और उसने मिंग्यू के ऊपर अपनी बाहें रख दी। मैंने तुमसे कहा था कि जब तक मैं तैयार नहीं हो जाती, हम चुंबन के अलावा कुछ नहीं कर सकते। मिंग्यू ने दक्ष का सामना किया और उसे याद दिलाया। मुझे इसके बारे में पता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, मैं वादा करता हूँ। दक्ष के चेहरे पर एक कोमल मुस्कान थी। उसने अपना चेहरा मिंग्यू के करीब लाया और उसके कोमल आईपी को। लेकिन मैं अभी भी सकता हूँ, वो उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराया। मुझे इसके बारे में पता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, मैं वादा करता हूँ। दक्ष के चेहरे पर एक कोमल मुस्कान थी। उसने अपना चेहरा मिंग्यू के करीब लाया और उसके कोमल आईपी को। लेकिन मैं अभी भी सकता हूँ, वो उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराया। तुम, मिंग्यू कुछ कहने ही वाली थी कि दक्ष ने फिर से उसके इप्स अपने इप से बंद कर दिए। हैरानी की बात यह है कि इवन मिंग्यू ने दक्ष के चुंबन का जोश से जवाब देना शुरू कर दिया। दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया और एक दूसरे के इप का स्वाद लिया। ये चुंबन करीब 3 मिनट तक चला और फिर दोनों ने अपने इप्स अलग कर लिए। रात के लिए इतना काफी है, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। हमें अपनी यात्रा फिर से शुरू करने के लिए सुबह जल्दी उठना होगा। मिंग्यू ने दक्ष को देखा और कोमल स्वर में कहा, मैं आज रात अपनी पत्नी की बात मानूंगा, लेकिन इसके बाद। दक्ष ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन बीच में ही रुक गया और उसने फिर से मिंग्यू को। इस बार चुंबन लंबा था और करीब 5 मिनट तक चला। दोनों ने अपने इप्स अलग करते हुए सांस फूलने की शिकायत की। बस अब बहुत हो। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। गया, मिंग्यू ने कहा और अपना शरीर इस तरह घुमाया कि उसका चेहरा विपरीत दिशा में हो गया। ठीक है, अब कोई मजाक नहीं, अब सख्ती से सो जाओ, दक्ष ने अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। उसने अपना दाहिना हाथ मिंग्यू के ऊपर रखा और अपनी आंखें बंद करके उसके करीब आ गया। ऐसा लग रहा था कि वे गले मिल रहे थे। यह ज्यादा देर तक नहीं चला।
इससे पहले कि दक्ष को चिंता होने लगी, उसने महसूस किया कि उसका छोटा चेन मिंग्यू के नितंब के करीब था और वह हरकतें करने लगा था। दक्ष सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वास्तव में क्या हो रहा है तो उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। अल्पविराम, उसका छोटा सा चेन उत्तेजित हो रहा था और बड़ा हो रहा था, लेकिन क्योंकि वह मिंग्यू से बहुत करीब से चिपका हुआ था, उसे यकीन था कि उसे भी इसका एहसास हो गया है। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह उसे डांटेगी या उनके बीच दूरी पैदा करेगी, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही निकली। डॉट 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 डॉट। दूसरे चुंबन के बाद दक्ष से अलग होते ही मिंग्यू का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे लगने लगा था कि अगर यह सब लंबे समय तक चलता रहा तो वह नियंत्रण खो देगी। उसने सोचा था कि अब वह अपने शरीर पर ज्यादा नियंत्रण रख सकती है, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। उसका आत्म नियंत्रण कमजोर पड़ने लगा था। उसने दक्ष की तरफ पीठ कर ली और दूसरी तरफ मुंह कर लिया ताकि वह उससे न सके, लेकिन यह और भी बुरा निकला। दक्ष उसके और करीब आ गया था और अब उसका छोटा लड़का उसके नितंबों को सहला रहा था। उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन तुरंत बंद कर दिया। उसने ये दिखावा करने का फैसला किया कि वह सो रही है, क्योंकि उसे यह स्थिति काफी शर्मनाक लगी। क्या वह सो गई? ये तो बहुत जल्दी हो गया, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्योंकि उसे अपने छोटे लड़के के बारे में मिंग्यू से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली थी। ओह ठीक है, मुझे लगता है यह अच्छा है, दक्ष ने धीरे से कहा जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और अपने छोटे चेन की परवाह करना बंद कर दिया जो मिंग्यू के नितंब के साथ खेल रहा था। उसने अवचेतन रूप से अपनी कमर को इधर उधर हिलाना शुरू कर दिया था जब वह अपना छोटा मिंग्यू की पर रगड़ रहा था, जबकि उसका हाथ उसके ऊपर था। मिंग्यू की दिल की धड़कन तेज हो रही थी, क्योंकि उसे अपने छोटे बच्चे की हलचल महसूस हो रही थी। अंततः वह इसे और सहन नहीं कर सकी और उसने अपनी राय व्यक्त कर दी। क्या तुम इसे हिलाना बंद कर सकती हो? मिंग्यू ने पीछे मुड़कर दक्ष का सामना करते हुए कहा। अल्पविराम, मुझे खेद है। चुंबन के कारण छोटा लड़का उत्तेजित हो गया और अपने आप हिलने लगा। दक्ष ने अपने चेहरे पर बेशर्म मुस्कान के साथ उसे उत्तर दिया। उसने सोचा कि यह शर्मिंदा होने से बेहतर है। अपनी चीज को शांत करो, यह मुझे परेशान कर रही है। मिंग्यू ने दक्ष की ओर देखे बिना ही जवाब दिया। मैं अब इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, ये पूरी रात ऐसे ही रहेगा। इसे शांत करने का केवल एक ही तरीका है, लेकिन वह केवल आपकी मदद से ही हो सकता है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा कर पाएंगे, दक्ष ने उदास होते हुए कहा। कोई बात नहीं, मैं बाहर ही रहूंगा और इस छोटे लड़के द्वारा दिए जाने वाले दर्द को सहन करूंगा। दक्ष खड़ा हुआ और चेहरे पर उदासी के भाव के साथ बोला। दर्द? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मिंग्यू ने चिंतित नजर से कहा। ओह ठीक है, तुम्हें इसके बारे में पता नहीं चलेगा। जब छोटा खड़ा होता है, अगर इसे आधे घंटे के भीतर शांत नहीं किया जाता है तो ये बहुत ज्यादा दर्द देने लगता है, ऐसा दर्द जो दिल में हजारों सुइयां चुभने जैसा लगता है। दक्ष ने आगे बढ़ते हुए एक कहानी गढ़ी। क्या ये सच है? मुझे बताओ कि मैं इसे कैसे शांत कर सकता हूँ। मैं ऐसा करने की कोशिश करूंगा, मिंग्यू ने चिंतित नजर से कहा। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है करना, लेकिन यह संभव नहीं है क्योंकि तुम तैयार नहीं हो। दूसरा तरीका है। दक्ष ने अपना चेहरा मिंग्यू के चेहरे के करीब लाकर उसके कानों में कुछ फुसफुसाया। मिंग्यू ने जितना सुना उसके हाव भाव बदलते रहे। क्या? दक्ष का जवाब सुनते ही मिंग्यू का मुंह खुला का खुला रह गया। वह हैरान होकर उसे घूरने लगी। अब तक उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। क्या तुम ईमानदार हो? मिंग्यू ने फिर पूछा। वह दक्ष पर शक करने से खुद को नहीं रोक सकी। हाँ, इसे हल करने के लिए ये दो ही विकल्प हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम ऐसा नहीं करोगे। कोई बात नहीं, आखिरकार यह सिर्फ दर्द है। मैं दर्द सह लूंगा और इसके साथ जी लूंगा, मैं नहीं लूंगा। शायद, दक्ष ने हारे हुए लहजे में कहा और नीचे देखा। मैं ये करूंगा, मिंग्यू ने शुरुआती झिझक के बाद दक्ष से कहा। तुम क्या करोगी?
दक्ष ने चेहरे पर आश्चर्य के भाव के साथ उससे पूछा। वह दूसरे विकल्प के साथ आपकी मदद करेगा, मैं ये करूंगा। मिंग्यू ने लाल चेहरे और बहुत प्रयास के साथ दक्ष को उत्तर दिया। क्या तुम्हें यकीन है? दक्ष ने चेहरे पर आश्चर्य के भाव के साथ पूछा। कुछ और मिनटों के बाद उसने देखा कि मिंग्यू काफी सहज हो गई थी, इसलिए उसने अपने धक्कों की गति बढ़ा दी। जिक्विंग अपने तंबू में आराम कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था क्योंकि उसने पास के तंबू से आती कराहने की आवाज सुनी थी। तो यही वह साधना है जिसके बारे में तुम बात कर रही थी। मैं तुम्हें आज रात का आनंद लेने दूंगी और इसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगी, लेकिन अगली बार मेरी बारी होगी। जिक्विंग ने आंखें बंद करते हुए अपने गल फुलाकर कहा। वह खूबसूरत रात कराहों से भरी थी जो घंटों तक चलती रही। फिर रात शांत हो गई। रात बीत गई और एक सुंदर लाल सूरज आसमान में उगाया। दक्ष और मिंग्यू एक साथ तंबू से बाहर निकले, लेकिन वे ये देखकर दंग रह गए कि जिक्विंग पहले से ही बाहर उनका इंतजार कर रहा था। तुम्हें बाहर आने में बहुत समय लग गया। लगता है कि तुम्हारी रात भर की साधना ने तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचाया है, जिक्विंग ने चेहरे पर एक मनोरंजक भाव के साथ कहा। तुम्हारी रात कैसी रही, छोटी बहन? उसने मिंग्यू को देखते हुए पूछा। तुम्हें सब पता है ना? दक्ष ने उसके कंधों पर थपथपाते हुए कहा। बेशक मुझे पता है। तुम दोनों जो अजीब आवाजें निकाल रहे थे, उसने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया, जिक्विंग ने झुंझलाहट भरे लहजे में कहा और दक्ष को घूरने लगी। तुमने उसके साथ अपना समय बिताया। अगली बार मेरी बारी होगी। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, जिक्विंग ने दक्ष के हाथ पकड़ते हुए कहा। यह उस समय की बात है जब रॉन जल्दी से दक्ष के टेंट से बाहर आया। मेहमान जाग गए हैं, उसने चेहरे पर उत्साह भरे भाव के साथ उन्हें सूचित किया। ठीक है, अब समय आ गया है कि वह जाग जाए। दक्ष मुस्कुराया और अपने तंबू की ओर चला गया और अंदर प्रवेश किया। काले बालों वाला लड़का गद्दे पर लेटा हुआ था और उसके चेहरे पर उलझन भरी नजर थी। जब उसने दक्ष और अन्य लोगों को अंदर आते देखा तो वह दंग रह गया। वह तुरंत उठकर बैठ गया, हालांकि उस समय उसका सिर दर्द कर रहा था। तुम लोग हथियारों की तरह नहीं दिखते। तुम लोग कौन हो? मैं कहाँ हूँ? उसने दक्ष की ओर देखते हुए पूछा। क्या तुम्हें पहले अपना परिचय नहीं देना चाहिए? दक्ष आगे बढ़ा और उस आदमी के सामने बैठ गया। तुम हथियारों की तरह नहीं दिखते। तुम लोग कौन हो? मैं कहाँ हूँ? उसने दक्ष की ओर देखते हुए पूछा। वो अपने सामने नए चेहरे देखकर कुछ उलझन में लग रहा था। क्या तुम्हें पहले अपना परिचय नहीं देना चाहिए? दक्ष आगे बढ़ा और दक्ष के सामने बैठ गया। वह अपने बारे में कुछ भी बोलने से पहले जवाब जानना चाहता था। मैं जी शान हूँ, धधकते सूर्य साम्राज्य का दूसरा राजकुमार। अब बताओ, मैं कहाँ हूँ और तुम लोग कौन हो? उसने फिर पूछा और चेहरे पर संदेह भरी नजर से उन्हें घूरने लगा। धधकते सूर्य साम्राज्य? क्या यह उत्तरी चंद्र साम्राज्य का पड़ोसी साम्राज्य नहीं है? मैंने सुना है कि साम्राज्यों के बीच खटास का काफी इतिहास है। जैसे ही जिक्विंग ने उस आदमी की पहचान सुनी, उसने धीरे से कहा। मैं दक्ष हूँ, यह मिंग्यू है और वह जिक्विंग है। वे दोनों मेरी पत्नियां हैं और वह आदमी रॉन है, हमारा गाड़ीवान। तुम्हें आखिरी चीज क्या याद है? दक्ष ने उससे आगे सवाल पूछने से पहले अपना परिचय दिया। आखिरी बात जो मुझे याद है, मैं वैक्सिन साम्राज्य में बीस्ट टैमिंग स्कूल जा रहा था जब मुझ पर हत्यारों ने घात लगाकर हमला किया। मैंने जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सका क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मुझे जहर दिया गया है, जी शान ने दक्ष को बताया। जहर ने मेरी ताकत के साथ साथ मेरी सोच को भी प्रभावित किया। वैक्सिन साम्राज्य में जाने के बजाय मैं उसके ऊपर से गुजर गया। मुझे याद नहीं है कि उसके बाद क्या हुआ। जी शान ने याद करने की कोशिश की, लेकिन उसे बस इतना ही याद था। हाँ, मुझे लगता है कि मुझे पता है कि उसके बाद क्या हुआ था। तुम बहुत घायल हो गए थे और तुम बेहोश हो गए थे और अपने उड़ने वाले जानवर से गिर गए थे। जब तुम गिरे तो हम वहाँ थे और हमने तुम्हें पकड़ लिया। मुझे लगता है कि तुम अनुमान लगा सकते हो कि उसके बाद क्या हुआ था। दक्ष ने कहानी का शेष भाग समाप्त करते हुए कहा।
वैसे भी मुझे लगता है कि अब मुझ में जहर नहीं है। तुमने मुझे कैसे ठीक किया? जी शान ने दक्ष से पूछा। मैंने 100 जहर की दवा का इस्तेमाल किया, लॉन्ग बीन ने जी शान को जवाब दिया। 100 जहर की दवा? क्या तुम मजाक कर रहे हो? यह असंभव है। जी शान ने तुरंत अपना सिर हिलाया और कहा। क्यों? दक्ष ने अपने चेहरे पर उलझन भरी नजर से पूछा। वो समझ नहीं पाया कि इसमें चौंकाने वाली क्या बात थी। 100 जहर की गोली उस जहर को ठीक नहीं कर सकती जो मुझे दिया गया था। जब हत्यारे मेरा पीछा कर रहे थे तब मेरे हाथ में 2 गोलियां थी। मैंने वो गोलियां खा ली, लेकिन वो बेकार थी। सिर्फ 1000 जहर की गोली ही उस जहर को ठीक कर सकती है जिससे मुझे नुकसान पहुंचा था। तुमने अनजाने में ही उस गोली का इस्तेमाल किया होगा, जी शान ने समझाया। 1000 जहर की दवा? क्या वो गोली आमतौर पर लाल रंग की होती है? दक्ष ने अपने चेहरे पर स्तब्ध भाव के साथ पूछा। हाँ, हालांकि 100 जहर की गोली काले रंग की है, 1000 जहर की गोली लाल रंग की है, जी शान ने दक्ष को जवाब दिया। जी शान का जवाब सुनते ही दक्ष चौंक गया। मैंने 1000 जहर की दवा बनाई? कैसे? उसने भौहें सिकोड़कर सोचा। क्या 1000 जहर की गोली का नुस्खा 100 जहर की गोली के नुस्खे के समान है? दक्ष ने फिर से पूछा, क्योंकि वो एक संभावित स्पष्टीकरण खोजने की कोशिश कर रहा था। नहीं, हालांकि मैं खुद कोई कीमियागर नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि 1000 जहर की गोली का नुस्खा बहुत जटिल है और 100 जहर की गोली की तुलना में इसके लिए कई दुर्लभ जड़ी बूटियों की जरूरत होती है। जी शान ने चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ दक्ष को उत्तर दिया। तो फिर क्यों? मैं ऐसी गोली कैसे बना सकता हूँ जो सिर्फ गोल्ड ग्रेड कीमियागर ही बना सकते हैं, वो भी बिना रेसिपी जाने? 100 जहर की गोली 1000 जहर की गोली में कैसे बदल गई? क्या यह उस सूर्य और चंद्रमा के बर्तन की वजह से हुआ? इसका कोई मतलब नहीं है। दक्ष गहरी सोच में डूब गया और उसने अपनी बनाई गोली के बारे में सोचा। तुम लोग कहाँ से हो? जी शान ने दक्ष की ओर देखते हुए पूछा। हाँ, क्या तुमने कुछ पूछा? दक्ष ने अपनी हैरानी से उबरते हुए पूछा। वो अभी भी गोली के बारे में सोच रहा था। हाँ, मैंने पूछा कि आप लोग कहाँ से हैं? जी शान ने अपना प्रश्न दोहराया। ओह, मैं शुई राज्य से हूँ, दक्ष ने अवचेतन रूप से उत्तर दिया, क्योंकि वह अभी भी अपने द्वारा बनाई गई गोली के विचारों में खोया हुआ था। शुई? क्या वो दूसरे दर्जे का राज्य नहीं है? क्या उसे अपनी पहचान छिपाने के लिए बेहतर झूठ नहीं बोलना चाहिए था? एक ऐसा झूठ जो ज्यादा विश्वसनीय होता, ज़िकीन ने मन ही मन सोचा। उसने सोचा कि दक्ष अपनी जगह के बारे में झूठ बोल रहा था, क्योंकि वह जी शान को यह नहीं बताना चाहता था कि वह भी एक साम्राज्य से है। ओह, शुई का राज्य, उस जगह से जुड़ी मेरी एक अविस्मरणीय याद है। जब मैं छोटा था तब मैं वहां गया था। दुख की बात है कि मेरी जान पर एक और हत्या का प्रयास किया गया। शुक्र है कि एक वरिष्ठ ने मेरी मदद की और मेरी जान बचाई। क्या आप मास्टर तेज प्रताप को जानते हैं? जी शान को आश्चर्य हुआ जब दक्ष ने उसे शुई के राज्य के बारे में बताया। वो अपने अतीत को याद किए बिना नहीं रह सका। मास्टर तेज प्रताप? हाँ, मैं उनसे एक बार मिला था। उनका आपकी कहानी से क्या लेना देना है? क्या वो वही व्यक्ति थे जो? दक्ष को अपने दादा का नाम सुनकर आश्चर्य हुआ। हाँ, वो व्यक्ति था जिसने उस समय मेरी जान बचाई थी और हत्यारों को मार गिराया था। दुर्भाग्य से मेरे पास मास्टर वेन को पुरस्कृत करने के लिए बहुत सारी अच्छी चीजें नहीं थी। मैं उसे केवल एक जीवन देने वाली गोली दे सकता था। जी शान ने अपने चेहरे पर शर्मिंदगी भरी मुस्कान के साथ कहा। एक जीवन देने वाली गोली? मुझे याद है, दादाजी ने एक बार इसके बारे में बात की थी। उन्होंने कहा कि उन्हें एक जीवन देने वाली गोली मिली थी। यह एक रहस्यमय साधक की वजह से था जिसकी जान उन्होंने बचाई थी। ये गोली ही वो चीज थी जिसने दक्ष की हत्या के प्रयास के बाद उसकी जान बचाई थी। दुर्भाग्य से वो गोली भी उसके मस्तिष्क को ठीक नहीं कर सकी। दक्ष ने गोली के बारे में याद करते हुए सोचा। अल्पविराम, एक जीवन देने वाली गोली? मुझे याद है, दादाजी ने एक बार इसके बारे में बात की थी। उन्होंने कहा कि उन्हें एक जीवन देने वाली गोली मिली थी। यह एक रहस्यमय साधक की वजह से था जिसकी जान उन्होंने बचाई थी।
ये गोली ही वह चीज थी जिसने दक्ष की हत्या के प्रयास के बाद उसकी जान बचाई थी। दुर्भाग्य से वह गोली भी उसके मस्तिष्क को ठीक नहीं कर सकी। दक्ष ने गोली के बारे में याद करते हुए सोचा, वैसे भी तुम्हें बिना जाने कैसे जहर दे दिया गया? क्या तुम चाय पार्टी में भी गए थे? दक्ष ने अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान ला दी जब उसने उस समय के बारे में सोचा जब उसे लॉन्ग सू ने नशीला पदार्थ दिया था। ओह ठीक है, अब जब आप इसके बारे में बात करते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे पता है कि मुझे कब जहर दिया गया था। साम्राज्य छोड़ने से ठीक पहले मैं एक जश्न पार्टी में गया था जो मेरे बड़े भाई ने मेरे लिए रखी थी। साम्राज्य छोड़ने से पहले वह आखिरी जगह थी जहां मैंने शराब पी और खाया था। जी शान ने अपने चेहरे पर एक संदिग्ध भाव के साथ कहा। तो तुम्हें अपने भाई पर शक है क्योंकि तुम दूसरे राजकुमार हो। इसका मतलब तो यही हो सकता है कि तुम्हारा बड़ा भाई ही युवराज है ना? युवराज तुम्हें क्यों निशाना बनाएगा? तुम्हें ही उसे निशाना बनाना चाहिए। दक्ष ने अपने चेहरे पर एक दिलचस्प मुस्कान बिखेरी। नहीं, वो क्राउन प्रिंस नहीं है। क्राउन प्रिंस तीसरे राजकुमार जीहू थे, लेकिन पिछले साल किसी अजीब बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। अब तक नए क्राउन प्रिंस का चयन नहीं हुआ है। जी शान ने दक्ष को जवाब देते हुए अपना सिर हिलाया। दुर्भाग्य से मेरे शाही पिता की तबीयत खराब होने लगी है और पूरी स्थिति अराजक होती जा रही है। मेरा भाई और मैं दोनों ही राजगद्दी के हकदार हैं, इसलिए अगर वह मुझे मरवाने की कोशिश करे तो यह चौंकाने वाली बात नहीं होगी। जी शान ने नीचे देखते हुए आह भरी। उसे कुछ गुस्सा भी आ रहा था। मुझे पता था कि मैं और मेरा भाई जल्द ही संघर्ष में पड़ सकते हैं, इसलिए मैं साम्राज्य को छोड़कर जानवरों को वश में करने वाले स्कूल में आना चाहता था ताकि एक शिष्य बन सकूं और अपने जानवरों को वश में करने के कौशल में सुधार कर सकूं। जी शान ने आह भरते हुए कहा, मैं अपना समय शांति से बिताना चाहता था। मैं सभी राजनीति से दूर रहना चाहता था, लेकिन मुझे एहसास नहीं था कि दुनिया मुझे मारने के लिए इतनी उत्सुक होगी। मुझे न केवल जहर दिया गया था, बल्कि मेरी हत्या करने की भी कोशिश की गई थी। जी शान को ऐसा लग रहा था जैसे वह निराश भाव से खुद से बात कर रहा था। खैर, मेरे बारे में बहुत हो गया। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हालांकि मुझे नहीं पता कि हम कहाँ हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हम अभी भी शुई साम्राज्य से काफी दूर हैं। जी शान ने अपना सिर हिलाया और विषय बदल दिया। अपने भाई के बारे में बात करने के बाद वह उदास महसूस करने लगा था। हम वैक्सिन किंगडम जा रहे हैं, दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओह कमाल है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। वहाँ बीस्ट टैमिंग स्कूल की एक शाखा है। हालांकि उत्तरी चंद्र साम्राज्य में एक शाखा थी जो करीब थी। मैंने स्पष्ट कारणों से इसे चुना। जी शान के चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उसने सुना कि अन्य लोग भी उसी गंतव्य पर जा रहे थे। हम साथ क्यों न चले? उसने दक्ष को देखते हुए सुझाव दिया। लेकिन क्या उनके लोग तुम्हारे पीछे नहीं पड़े हैं? मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए एक साथ यात्रा करना एक अच्छा विचार होगा, क्योंकि हम भी निशाना बन सकते हैं। दक्ष के जवाब देने से पहले झिकविंग ने कहा। मैं कितने समय से बेहोश हूँ? जी शान ने झिकविंग को जवाब दिए बिना पूछा। तुम पूरी रात बेहोश रही, अभी तो सुबह हो गई है। दक्ष ने जी शान को जवाब दिया। तो फिर हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, चूंकि जो लोग मेरा पीछा कर रहे थे वे अभी तक यहाँ नहीं आए हैं। इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि वे नहीं जानते कि मैं कहाँ हूँ। मुझे नहीं लगता कि वे अब मुझे ढूंढ पाएंगे। जी शान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या होगा अगर वे वैक्सिन किंगडम में तुम्हारा इंतजार कर रहे हो? दक्ष ने चेहरे पर दिलचस्प मुस्कान के साथ पूछा। हाँ, उनके वहाँ मेरा इंतजार करने की संभावना और भी कम है। जी शान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्यों? दक्ष ने पूछा। कोई नहीं जानता कि मैं बीस्ट टैमिंग स्कूल जा रहा था, चूंकि मैं वैक्सिन किंगडम में नहीं रुका था जब हत्यारों ने मेरा पीछा किया था, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि यह मेरी मंजिल थी। जब वे मेरा पता नहीं लगा पाए तो वे मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। जी शान ने मुस्कुराते हुए कहा और दक्ष को देखा। मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन एक और समस्या है। हमारे पास केवल एक गाड़ी है और उसमें भी केवल 3 लोग और एक ड्राइवर ही बैठ सकते हैं। आपको हमारे साथ ले जाना असंभव है।
दक्ष ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, ओह, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी गाड़ी के अंदर बैठे बिना भी आपके साथ यात्रा कर सकता हूँ। मेरा पालतू जानवर मुझे ले जाने में सक्षम है। इसकी हिम्मत काफी मजबूत है। जीशान ने मुस्कुराते हुए दक्ष को देखा। कैसे? तुम्हारा उड़ने वाला जानवर चला गया है? मुझे यकीन है कि अब तक उन हत्यारों ने उसे मार दिया होगा, दक्ष ने गंभीर स्वर में कहा और जीशान को गुस्से से देखा। वो ऊंची उड़ान भरने वाला बाज मेरा पालतू जानवर नहीं था। ये बस एक सामान्य उड़ने वाला जानवर था जिससे मैं यात्रा करता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरा पालतू जानवर उड़ नहीं सकता, जीशान ने खड़े होते हुए जवाब दिया। चलो बाहर चलते हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जीशान ने चेहरे पर उत्साह के भाव के साथ कहा और बाहर की ओर चल पड़ा और तंबू से बाहर निकल गया। जब बात अपने पालतू जानवर की आती है तो वह काफी ऊर्जावान दिखता है। दक्ष ने अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान ला दी और वह भी खड़ा हो गया और बाहर की ओर बढ़ गया। क्या वो गलत कारणों से उत्साहित नहीं हो रहा है? ऐसे और भी कई चिंताजनक मामले हैं जिनके बारे में उसे सोचने की जरूरत है, मिंग्यू ने भी खड़े होते हुए कहा। वो निश्चित रूप से अपने जानवर को दिखाने के लिए उत्साहित है। ये काफी दुर्लभ जानवर होना चाहिए। झिकविंग ने हंसते हुए दक्ष का पीछा किया। वो निश्चित रूप से अपने जानवर को दिखाने के लिए उत्साहित है। ये काफी दुर्लभ जानवर होना चाहिए। झिकविंग ने हंसते हुए दक्ष का पीछा किया। ये शैतान शिकारी जानवर से अधिक दुर्लभ नहीं हो सकता, मिंग्यू ने झिकविंग का पीछा करते हुए कहा। यह अपेक्षित है। एक शैतान शिकारी जानवर को जानवरों को वश में करने वालों द्वारा सबसे अधिक वांछित जानवर कहा जाता है। झिकिंग ने तंबू छोड़ने से ठीक पहले मिंग्यू की टिप्पणियों का जवाब दिया। क्या तुम उस छोटे लड़के को देखने के लिए तैयार हो? मुझे उस पर गर्व है, यह मैं जरूर कहना चाहूंगा, जीशान ने मुस्कुराते हुए कहा और उसने अपने स्टोरेज रिंग से एक पाउच जैसी चीज निकाली। एक जानवर ले जाने वाला बैग। मुझे लगता है मुझे हैरान होने की जरूरत नहीं है। आखिरकार तुम एक साम्राज्य के राजकुमार हो, दक्ष ने अपनी बाहें मोड़ते हुए कहा। हालांकि उसे जानवर ले जाने वाले बैग में काफी दिलचस्पी थी, लेकिन उसने बेरुखी का नाटक किया। हाँ, यह मेरे शाही पिता की ओर से एक उपहार था जब मैंने अपना पहला जानवर पाला था। ये जानवर बैग एक शीर्ष स्पिरिट ग्रेड आर्टिफैक्ट है और एक बार में 5 जानवरों को पकड़ सकता है, जीशान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके चेहरे पर गर्व का भाव साफ झलक रहा था। तो इस समय उस बैग में कितने जानवर हैं? दक्ष ने चेहरे पर दिलचस्पी भरी नजर से पूछा। ये बहुत संभव है कि उसके पास 5 जानवर हो, उसने सोचा, लेकिन उसे जो उत्तर मिला वह बिल्कुल अलग था। मेरे पास केवल 2 पालतू जानवर हैं। मैं तुम्हें उनमें से एक अभी दिखाता हूँ, जीशान ने मुस्कुराते हुए कहा और उसने जानवरों के बैग पर 3 बार थपथपाया। बैग कुछ देर के लिए चमका, फिर सामान्य हो गया। बैग से रोशनी का एक छोटा सा कण निकला और उनके सामने जमीन पर गिरा। फिर उसने एक जानवर का रूप ले लिया। यह एक चांदी के रंग का भेड़िया था जो लॉन्ग चेन से भी लंबा था। भेड़िया 2 मीटर से अधिक लंबा और लगभग 3.5 मीटर लंबा था। भेड़िए के 2 नुकीले नुकीले दांत थे जो उसके बिल्कुल सफेद फर की तरह ही सफेद थे। यह मेरा पालतू जानवर है, वाईटी। यह एक आत्मा भक्षक भेड़िया है। मुझे कहना चाहिए कि यह काफी दुर्लभ जानवर है। केवल कुछ ही जानवर हैं जिन्हें पालतू जानवर आत्मा भक्षक भेड़िए से अधिक चाहते हैं, जीशान ने अपने चेहरे पर गर्व के भाव के साथ कहा। उसका नाम वाईटी है, दक्ष ने चेहरे पर खाली भाव के साथ पूछा। हम, जीशान ने चेहरे पर गर्व के भाव के साथ अपना सिर हिलाया। और यहाँ मुझे लगा कि मैं अपने साथियों का नाम रखने में बुरा हूँ, दक्ष ने अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन उसे लगा कि इतने भयंकर जानवर के लिए ये नाम काफी बुरा है। अरे, मैं उन्हें नाम देने में बुरा नहीं हूँ। वाईटी एक बिल्कुल बढ़िया नाम है, जीशान ने कहा और उसका चेहरा कुछ पल के लिए तमतमा गया। उसे आश्चर्य हुआ कि किसी ने उसके द्वारा चुने गए नाम को बुरा कहा। साम्राज्य में वापस आकर सभी ने इतना बढ़िया नाम चुनने के लिए मेरी प्रशंसा की, उसने गर्व भरी मुस्कान के साथ कहा।
क्या उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए? आखिरकार आप एक रॉयल हैं। दक्ष जीशान को देखते हुए अपनी हंसी रोक नहीं सका। दक्ष का जवाब सुनकर जीशान दंग रह गया। वह जल्दी जल्दी आत्मा भक्षक भेड़िए की ओर चलने लगा। अरे वाइटी, मैंने तुम्हें जो नाम दिया है वह अच्छा है ना? उसने चेहरे पर आत्मविश्वास के भाव के साथ आत्मा भक्षण करने वाले भेड़िए से पूछा। आत्मा भक्षक भेड़िया जो जीशान को देख रहा था, उसका सवाल सुनते ही दूसरी तरफ देखने लगा। उसने अपने मालिक के सवाल से अनभिज्ञता का नाटक किया। जीशान का दिल टूट गया जब उसने आत्मा भक्षण करने वाले भेड़िए की प्रतिक्रिया देखी। वह अपनी प्रतिक्रिया देखकर जमीन पर गिर पड़ा। अरे, ज्यादा प्रतिक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी नाम इतना बुरा नहीं है। एक तरह से ये काफी प्यारा है, दक्ष ने कहा, क्योंकि उसे बुरा लग रहा था कि उसने ही जीशान को ये खबर दी थी। हाँ, मैं समझता हूँ। तुम्हें मेरे लिए इसे ज्यादा जटिल बनाने की जरूरत नहीं है, जीशान ने उदास चेहरे के साथ कहा। ओह ठीक है, मेरे अन्य 2 पालतू जानवरों के नाम बहुत अच्छे हैं, जीशान ने फिर कहा और वह फिर से उत्साहित हो गया। मुझे तुम पर विश्वास है, दक्ष ने अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। अब उसे अपने विचार व्यक्त करने पर पछतावा हो रहा था। वे स्वीटी और यूनियन है, नाम तो बेहतर है ना? उसने उम्मीद भरी निगाहों से कहा। स्वीटी और यूनियन, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्योंकि उसे ये तय करना मुश्किल हो रहा था कि उसे कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। हाँ, तुम कुछ क्यों नहीं कह रहे हो? जीशान ने फिर से पूछा। उसके चेहरे पर उलझन भरी नजर थी और उसने दक्ष को देखा। नाम तो बहुत अच्छे हैं, दक्ष ने आखिरकार हार मान ली और सिर हिलाकर सहमति जताने का फैसला किया। वह ऐसी बेतुकी बातें नहीं करना चाहता था। हाँ, वैसे भी मैं वाइटी पर यात्रा करूंगी जबकि आप लोग अपनी गाड़ी में सवारी करेंगे। इस तरह हम एक साथ यात्रा कर सकते हैं और मैं आपके सीमित स्थान को प्रभावित नहीं करूंगा, जीशान ने एक चमकदार मुस्कान के साथ कहा। ठीक है, चूंकि आप इतना आग्रह कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ यात्रा कर सकते हैं। चलो नाश्ता करते हैं और उसके बाद हम वैक्सीन साम्राज्य के लिए निकल सकते हैं, दक्ष ने जीशान से कहा। जब उनका गंतव्य एक ही था तो उन्हें जीशान के उनके साथ यात्रा करने पर कोई आपत्ति नहीं थी। इसके अलावा जीशान ने इस शरीर के पिछले मेजबान को जीवित रहने में मदद की थी, क्योंकि उसने तेज प्रताप को जो जीवन देने वाली गोली दी थी, उसका इस्तेमाल हत्या के प्रयास के बाद दक्ष पर किया गया था। भले ही दक्ष ने अपनी बुद्धि खो दी थी और उसे जीवन भर बदमाशी का सामना करना पड़ा था, लेकिन यह एक तथ्य था कि वह जीशान द्वारा दी गई गोली के कारण बच गया था। रॉन, क्या नाश्ता तैयार है? दक्ष ने रॉन की ओर देखते हुए पूछा, जो मिंग्यू और झिकविन के पीछे खड़ा था। हाँ युवा गुरु, नाश्ता तैयार है, रॉन ने दक्ष को जवाब दिया। अच्छा काम किया, चलो खाना खाते हैं और फिर चलते हैं, दक्ष ने रॉन का पीछा करते हुए कहा। सभी लोग एक साथ बैठ गए और नाश्ता करने लगे। राजकुमार शान, क्या आप मुझे उत्तरी चंद्र साम्राज्य के बारे में अधिक बता सकते हैं? दक्ष ने नाश्ते के दौरान जीशान से पूछा। जीशान ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ दक्ष के कंधे पर रखा। आपको औपचारिकता निभाने की जरूरत नहीं है, बस मुझे भाई शान कहिए। आपने मेरी जान जोखिम में डालकर मेरी बहुत मदद की है। अब से हम भाई हैं। जब भी आपको मेरी मदद की जरूरत हो, बस मेरे पास आ जाइए, मैं आपकी मदद करूंगा, भले ही मुझे नर्क की गहराइयों से गुजरना पड़े। धधकते सूर्य साम्राज्य के दूसरे राजकुमार। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। मार के तौर पर यह मेरा आपसे वादा है, जीशान ने दक्ष से कहा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। खैर, मैं अपना सवाल दोहराता हूँ, क्या तुम मुझे उत्तरी चंद्र साम्राज्य के बारे में कुछ और बता सकती हो? दक्ष ने फिर से जीशान से पूछा, क्योंकि उसने शर्मनाक बातों को नजरअंदाज कर दिया था। ठीक है,
जी शान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया और उत्तरी चंद्र साम्राज्य का वर्णन करना शुरू किया। ठीक है, मैं तुम्हें तुलना करके बताऊंगा। उत्तरी चंद्र साम्राज्य इस महाद्वीप की महाशक्तियों में से एक है। हालांकि यह अभी भी सबसे मजबूत नहीं है। जब ताकत की बात आती है तो हमारा धधकता सूर्य साम्राज्य और उनका उत्तरी चंद्र साम्राज्य समान ताकत रखते हैं। ब्लेजिंग सन एम्पायर के राजा के 3 बच्चे अभी भी जीवित हैं। मैं, पहला राजकुमार और हमारी बहन। जैसा कि मैंने पहले बताया, हमारा तीसरा भाई मर चुका है। दूसरी ओर उत्तरी चंद्रमा साम्राज्य के राजा के केवल 2 बच्चे हैं, युवराज और राजकुमारी। हालांकि दोनों साम्राज्यों के बीच कुछ खटास है, लेकिन कोई भी युद्ध नहीं हुआ है। उनके संप्रदायों के बारे में क्या? मैंने सुना है कि उत्तरी चंद्र साम्राज्य में एक थंडर जायंट संप्रदाय है। दोनों साम्राज्यों में समान संख्या में संप्रदाय हैं। हमारे साम्राज्य के शीर्ष 2 संप्रदाय स्वर्गीय दाव संप्रदाय और शक्तिशाली अमर संप्रदाय है। दूसरी ओर उत्तरी चंद्र साम्राज्य में भी 2 प्रमुख संप्रदाय हैं, थंडर जायंट संप्रदाय और स्वर्गीय ज्वाला संप्रदाय। हालांकि यह काफी दिलचस्प है। उनके राजा ने अपने राजकुमार को स्वर्गीय ज्वाला संप्रदाय में साधना करने के लिए भेजा, जबकि उसने राजकुमारी को थंडर जायंट संप्रदाय में साधना करने के लिए भेजा। सबसे अधिक संभावना है कि यह खुद को एक निष्पक्ष सम्राट के रूप में दिखाने का एक प्रयास था। जी शान ने अपने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी जगह के बारे में क्या? तुम और तुम्हारा भाई एक ही संप्रदाय का हिस्सा हैं? दक्ष ने चेहरे पर दिलचस्पी भरी नजर से पूछा। पहला राजकुमार स्वर्गीय दाव संप्रदाय में शामिल हो गया। हमारे पिता चाहते थे कि मैं भी उसी संप्रदाय में शामिल हो जाऊं, लेकिन मैं उसमें शामिल नहीं हुआ। आप दूसरे संप्रदाय में शामिल हो गए? नहीं, मैं किसी संप्रदाय में शामिल नहीं हुआ। हालांकि मेरा एक गुरु है, लेकिन न तो वह और न ही मैं किसी संप्रदाय का हिस्सा हूँ। मेरे गुरु ने मुझे वो सब सिखाया जो मैं जानता हूँ। चूंकि तुम्हारे पिता ने तुम्हें अपने अधीन अध्ययन करने की अनुमति दी है, इसलिए तुम्हारे गुरु उन संप्रदायों के बुजुर्गों से कमजोर नहीं हो सकते। वैसे भी तुम्हारे गुरु अब कहाँ हैं? दक्ष ने अपने चेहरे पर जिज्ञासा भरी नजर से पूछा। मेरे गुरु? मुझे नहीं पता। ओह ठीक है, आप वैक्सीन साम्राज्य क्यों जा रहे हैं? जी शान ने दक्ष से पूछा। दक्ष ने देखा कि जी शान ने कितनी सूक्ष्मता से विषय बदल दिया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। लगता है भाई शान मुझे बताना नहीं चाहता, वो मुझे भाई नहीं मानता। कोई बात नहीं, दक्ष ने दुखी स्वर में कहा। तुम क्या फालतू बात कर रहे हो? बेशक, मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूँ। बात बस इतनी है कि मैंने अपने गुरु से वादा किया था कि मैं उनके बारे में किसी से बात नहीं करूँगा। मैं तुम्हें केवल इतना बता सकता हूँ कि वो प्रमुख संप्रदायों के बुजुर्गों जितना मजबूत नहीं है। जी शान ने दक्ष से कहा। इतना मजबूत नहीं? फिर तुम उसके शिष्य कैसे बन गए? ओह ठीक है, तुमने वादा किया था कि तुम नहीं बताओगे। दक्ष की जिज्ञासा और भी बढ़ गई जब उसने उसका जवाब सुना, लेकिन उसे एहसास हुआ कि अगर उसने जी शान पर बहुत ज्यादा दबाव डाला तो उसे जवाब नहीं मिलेगा। मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मैं अपने गुरु से संबंधित चीजों के अलावा किसी भी अन्य विषय पर बात नहीं कर सकती। जी शान ने क्षमा प्रार्थी स्वर में कहा। ये ठीक है, इसकी चिंता मत करो। दक्ष ने लापरवाही से जवाब दिया और ऐसा व्यवहार किया जैसे उसे इसकी कोई परवाह ही नहीं है। इतनी समझदारी दिखाने के लिए शुक्रिया, जी शान ने चेहरे पर कृतज्ञता के भाव के साथ दक्ष से कहा। दक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कुछ ही देर में नाश्ता खत्म कर लिया और फिर उठकर जाने लगे। दक्ष, मिंग्यू और जेकिंग अपनी गाड़ी में बैठ गए, जबकि राजकुमार जी शान अपने आत्मा भक्षण करने वाले जानवर के ऊपर चढ़ गए, और इस तरह उनकी यात्रा शुरू हुई। केवल आधा घंटा ही बीता था और जी शान को साथ यात्रा करने के अपने निर्णय पर पछतावा होने लगा था। उनकी गाड़ी बहुत धीमी है। मुझे धीमी गति से चलना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। उसने गाड़ी की ओर देखते हुए बुदबुदाया। उसका आत्मा भक्षक भेड़िया बहुत तेज गति से चल सकता था, लेकिन उसने अपनी गति धीमी कर ली थी ताकि वह गाड़ी की गति से मेल खा सके।
गाड़ी की धीमी गति का कारण ये था कि उसे खींचने वाला सबसे अच्छा जानवर केवल एक औसत जानवर था। पवन घोड़ा गाड़ी के बोझ के बिना भी यह आत्मा भक्षण करने वाले भेड़िए की गति से मेल नहीं खा सकता था जब वह एक भारी गाड़ी खींच रहा था। वे पूरे दिन बिना रुके यात्रा करते रहे और शाम होने पर ही रुके। क्या हुआ, तुम कुछ थकी हुई लग रही हो? दक्ष गाड़ी से बाहर आए और उसने जीशान के चेहरे पर थका हुआ भाव देखा। हाँ, मुझे लगता है कि मैं पूरे दिन वाईटी पर यात्रा करने के बाद थोड़ा थक गया हूँ, जीशान ने अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। अगर वाईटी पर इतनी तेज गति से चलना वाकई असुविधाजनक है तो क्यों न वो अपनी गति कम कर दे, क्या इससे तुम्हें अधिक आराम मिलेगा? दक्ष ने मुस्कुराते हुए सुझाव दिया। दक्ष के शब्द सुनते ही जीशान का चेहरा मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। क्या हम वास्तव में इससे भी धीमी गति से आगे बढ़ सकते हैं जितनी कि हम वर्तमान में चल रहे हैं? उसने चेहरे पर चिंता के भाव के साथ सोचा। कृपया ऐसा मत करो, वर्तमान गति एकदम सही है, उसने जल्दी से कहा। अल्पविराम, क्या हम वास्तव में इससे भी धीमी गति से आगे बढ़ सकते हैं जितनी कि हम वर्तमान में चल रहे हैं? उसने चेहरे पर चिंता के भाव के साथ सोचा। कृपया ऐसा मत करो, वर्तमान गति एकदम सही है, जीशान ने जल्दी से विनती भरा स्वर निकाला। ठीक है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत न हो तो, दक्ष मुस्कुराया और कैंप फायर की ओर चल पड़ा जिसे हमने रॉन के पास शुरू किया था। जब दक्ष और अन्य लोग आग के पास बैठकर बातें कर रहे थे, रॉन शिविर स्थापित करने में व्यस्त था। क्या मैं आज खाना बना सकता हूँ? जीशान ने अचानक पूछा क्योंकि उसने देखा कि आग और रॉन शिविर स्थापित करने में व्यस्त थे। राजकुमार शान, क्या तुम सच में खाना बना सकते हो? दक्ष ने अपने चेहरे पर संदेह भरी नजर के साथ कहा। एक साम्राज्य का राजकुमार व्यंजन पकाना कैसे जान सकता है? उसने सोचा और जीशान के जवाब का इंतजार करने लगा। बेशक मैं खाना बना सकता हूँ, मैं अपने जानवरों के लिए अक्सर खाना बनाता हूँ, जीशान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। राजकुमार शान, आप जानते हैं कि हम जानवर नहीं हैं, है ना? दक्ष ने अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। बस मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, जीशान ने चेहरे पर आत्मविश्वास के भाव के साथ कहा और गर्व से खड़ा हो गया। अगर तुम ऐसा कहते हो, दक्ष ने हार मान ली और उसे मौका देने का फैसला किया। शिविर पहले से भी अधिक तेजी से स्थापित किया गया था और रॉन सभी के लिए भोजन तैयार करने के लिए कैंप फायर की ओर आया, लेकिन वह ये देखकर दंग रह गया कि जीशान कैंप फायर के सामने बैठकर खाना बना रही थी। वो चेहरे पर उलझन भरी नजर लिए हुए पास आया। ओह रॉन, कैंप तैयार हो गए, बढ़िया, तुम थोड़ा आराम कर सकते हो, राजकुमार शान आज भोजन का प्रभारी है। ज़ीकी ने रॉन को देखा और उसे अजीब स्थिति के बारे में बताया। आह, ठीक है मास्टर, रॉन ने कहा और पास के एक पत्थर पर बैठ गया और जीशान को देखने लगा। जीशान को अपना काम पूरा करने में केवल 10 मिनट और लगे। मैं समाप्त हो गया। आज मैंने आप सभी के लिए हमारे साम्राज्य का एक विशेष व्यंजन बनाया। सौभाग्य से मैं बहुत सारी सामग्री के साथ महल से बाहर आया, जीशान ने कहा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अपने भंडारण रिंग से निकाले गए कटोरों में सूप जैसी चीज सभी को परोसी। मैंने जो सूप बनाया है वो हमारे साम्राज्य के सबसे अच्छे व्यंजनों में से एक माना जाता है। इसे 9 रिवर ट्रांसफ्यूशन सूप कहा जाता है। इसमें हमारे साम्राज्य की 9 अलग अलग नदियों के किनारों से एकत्रित जड़ी बूटियों का उपयोग किया जाता है, उन्होंने अपने चेहरे पर गर्व के भाव के साथ कहा। ये सूप व्यक्ति की जीवन शक्ति बढ़ाने के लिए जाना जाता है। साधकों के लिए इसका और भी अधिक लाभ है क्योंकि यह साधना के दौरान प्राकृतिक क्यूई अवशोषण की गति को बढ़ा सकता है, जीशान ने आगे कहा। बहुत अच्छा लग रहा है और खुशबू भी अच्छी है, दक्ष ने सूप को देखते हुए धीरे से कहा। संक्षिप्त अवलोकन के बाद उन्होंने इसे पीना शुरू कर दिया। स्वाद भी बहुत अच्छा है, मैं इसके अंदर स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा महसूस कर सकता हूँ। कोई आश्चर्य नहीं कि इसके इतने अद्भुत प्रभाव हैं। दक्ष ने जीशान की प्रशंसा करते हुए अपना हिस्सा पीना समाप्त किया।
मुझे खुशी है कि तुम्हें ये पसंद आया। बहुत कुछ है, तुम और भी ले सकते हो। जी शान ने अपनी प्रशंसा सुनकर मुस्कुराया। उसने दक्ष को 9 रिवर ट्रांसफ्यूशन सूप परोसा। सभी ने सूप तब तक पिया जब तक उनका पेट नहीं भर गया। ठीक है, अब मैं अपने टेंट में जा रहा हूँ। शुभ रात्रि। चांद आसमान में चमक रहा था जब जी शान खड़ा हुआ और दक्ष और अन्य लोगों से विदा लेकर उस टेंट की ओर चल पड़ा जो उसे सौंपा गया था। अनुमति मांगने के बाद रॉन भी चला गया। केवल मिंग्यू, जेक्विंग और लॉन्ग चेन ही पीछे रह गए। कल रात तुम मिंग्यू के साथ थे, अब मेरी बारी है, जेक्विंग ने उसके हाथ पकड़ते हुए कहा। कुछ मत बोलो, तुमने उसे पूरी रात अपने पास रखा था, अब मेरी बारी है। मिंग्यू ने अपना मुंह खोला, लेकिन इससे पहले कि वह अपना पहला शब्द भी बोल पाती, जेक्विंग ने बोलना शुरू कर दिया। मिंग्यू ने अपना मुंह बंद कर लिया और कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने तंबू में वापस चली गई। आखिरकार तुम सब मेरे पास हो, जेक्विंग ने विजयी मुस्कान के साथ कहा और वो दक्ष के करीब आ गई। मुझे बहुत खेद है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आज रात बाहर ही रहूंगा, दक्ष ने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। क्यों, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? जेक्विंग ने दक्ष की ओर आशा भरी नजरों से देखते हुए कहा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस मुझे ऐसा लगता है कि 9 नदियों के ट्रांसफ्यूशन सूप की वजह से मेरे शरीर के अंदर क्यूई उत्तेजित हो गई है और मुझे लगता है कि मैं आज रात को इससे बाहर निकल सकता हूँ। मैं बाहर से शुरू करना चाहता हूँ और साधना करना चाहता हूँ, दक्ष ने उसे जवाब दिया। वो उसकी आंखों में निराशा देख सकता था, लेकिन उसे लगा कि वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, मैं तुम्हें आज रात खेती करने दूंगी, लेकिन खेती के नाम पर कल जैसा कुछ करने की कोशिश मत करना। उसने अपनी भावनाओं पर काबू पाया और आखिरकार मुस्कुरा दी। आज यहाँ सख्ती से खेती की जाएगी, इसलिए मैं किसी भी तंबू के अंदर नहीं जा रहा हूँ, दक्ष ने उसके सामने खड़े होकर शर्मिंदगी से कहा। मुझे तुम पर भरोसा है, उसने कहा और दक्ष के होठों पर एक हल्का सा चुंबन दिया और फिर पीछे मुड़कर चली गई। दक्ष ने राहत की सांस ली और साधना के लिए जगह तलाशने लगा। उसने अपनी पुरानी तरकीब आजमाने का फैसला किया और एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और पास के पेड़ों की 2 शाखाओं से जुड़ा एक झूला लगाया और ध्यान की मुद्रा में झूले पर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और आखिरकार साधना शुरू कर दी। लॉन्ग चेन के शिविर के पास एक स्थान पर 50 से अधिक लोग खुशी खा पी रहे थे। तभी एक व्यक्ति दौड़ता हुआ उनकी ओर आया। चीफ, चीफ, वो चिल्लाया और लोगों की भीड़ की ओर भागा। तुम किस लिए चिल्ला रहे हो? क्या तुम नहीं देख सकते कि मैं यहीं हूँ? एक दाढ़ी वाला आदमी चिमनी के पास एक कुर्सी पर बैठा था और एक पृथ्वी लोक के जानवर का पका हुआ मांस खा रहा था। चीफ, मैंने पास में ही लोगों का एक समूह देखा। उन्होंने हमारे इलाके में अपना डेरा जमा लिया है। उनके कपड़ों और चाल ढाल से लगता है कि वे अमीर लड़के हैं जो खतरों को जाने बिना ही दुनिया की सैर करने निकल पड़े हैं। दाढ़ी वाले आदमी से बात करते हुए उस व्यक्ति ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा। कुछ बदमाश, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं, एक उच्च पृथ्वी क्षेत्र का साधक, कुछ बच्चों को लूट सकता है? क्या तुम सच में सोचते हो कि उनके पास मेरे ध्यान देने लायक कुछ भी होगा? अगर तुम अभी भी चाहते हो तो अपने साथ 2 लोगों को ले जाओ और जो कुछ भी उनके पास है उसे ले लो, दाढ़ी वाले आदमी ने मांस खाते हुए कहा। लेकिन बॉस, मैंने आपको मुख्य आकर्षण के बारे में तो बताया ही नहीं। उनके समूह में 2 लड़कियां हैं। उनमें से एक लड़की मुश्किल से 20 साल की लगती है और दूसरी उससे भी कम उम्र की। वे दोनों सबसे सुंदर लड़कियां हैं जिन्हें मैंने कभी देखा है। वे बिल्कुल स्वर्ग से आई परियों की तरह हैं। मुझे लगता है कि चीफ को लड़कियां पसंद आएंगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हम लड़कियां? खैर, मुझे लड़की देखे हुए काफी समय हो गया है। ये बहुत बुरा है कि जिन लड़कियों को हमने अगवा किया था वे इतनी आसानी से टूट गईं। ठीक है, मैंने तय किया है कि हम उन बच्चों पर हमला करेंगे। मैं लड़की को ले जाऊंगा, जबकि तुम लोग बाकी बच्चों और पैसों का ख्याल रखना। मुखिया। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।
आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद, ने कहा और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभर आए। चीफ, हमें बहुत समय हो गया है जब से हमने कोई महिला ली है। क्या हम लड़कियों में से किसी एक को भी ले सकते हैं? उनके एक अधीनस्थ ने अपने चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान के साथ अपना हाथ रगड़ते हुए कहा, जरूर, अगर मैं लड़कियों से थक गया हूं और वे अभी भी जीवित हैं, तो आप और बाकी लोग उन्हें साझा कर सकते हैं। अगर आप इतने लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकते, तो आप इस बीच युवा लड़कों के साथ मौज मस्ती कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप उनका काफी अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। मुखिया हंसने लगा और खड़ा हो गया। ये मूर्ख, क्या वे सचमुच सोचते हैं कि मैं लड़कियों को उनके लिए तब तक छोड़ दूंगा जब तक वे जीवित और उपयोगी हैं? मुखिया ने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ सोचा। आगे बढ़ो, छोटे हु। मुखिया ने मुखबिर की ओर देखा और कहा। हाँ, चीफ, हु नामक व्यक्ति ने उत्साहपूर्वक लक्ष्य की ओर चलना शुरू कर दिया। वे जंगल से होते हुए 20 मिनट से अधिक समय तक चले, इससे पहले कि उनकी आंखों के सामने एक गाड़ी और कुछ टेंट दिखाई देते। लगता है कि छोटा हु झूठ नहीं बोल रहा था। हालांकि गाड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से साम्राज्य के शीर्ष परिवारों की गाड़ियों जितनी अद्भुत नहीं है। किसी राज्य से कोई होगा, यह अच्छी बात है। मुखिया ने मिंग्यू की गाड़ी को देखते हुए सोचा। वे बहुत भोले हैं। उन्होंने अपने घर की रखवाली के लिए बाहर कोई गार्ड भी नहीं रखा। यात्रियों का एक अपरिपक्व समूह होना चाहिए, उसने धीरे से कहा। मुझे लगता है कि तुम लोग इसे आसानी से संभाल सकते हो, बिना मेरी जरूरत के। जाओ और सबको पकड़ो। लड़कियों के साथ सावधानी से पेश आओ। उनके शरीर पर एक खरोंच भी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा मैं जिम्मेदार व्यक्ति की पिटाई कर दूंगा। प्रमुख ने उन्हें आदेश दिया, लेकिन सख्त चेतावनी देने से पहले नहीं। हाँ बॉस, लोगों ने सहमति में सिर हिलाया और तंबू की ओर बढ़ने लगे। वे रात के सन्नाटे में गुजरे और यथासंभव धीमी आवाज में दुख व्यक्त करने का प्रयास किया। चलते समय उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उन्होंने राजकुमारी ज़ीक्विंग द्वारा बनाई गई एक रेखा पार कर ली, जो एक अलार्म की तरह काम करती थी जिसे केवल ज़ीक्विंग ही सुन सकती थी। जैसे ही उसे इसका एहसास हुआ, वो तुरंत जाग गई। दूसरी ओर जी शान अपने तंबू में आराम से सो रहा था जब उसे अपने मन में चेतावनी का एहसास हुआ। यह एक कलाकृति की वजह से था जिसका इस्तेमाल उसने अपने शिविर की सुरक्षा के लिए किया था। जब वह कलाकृति का इस्तेमाल करता था, तो जब भी कोई अजनबी उसके एक निश्चित दायरे में काम करते हुए प्रवेश करता था, तो यह उसे चेतावनी देता था। ये दायरा 500 मीटर था। वह भी उदास होकर उठा। उसने अपनी तलवार को अपनी स्टोरेज रिंग से बाहर निकाला और एक साधारण सा दिखने वाला कवच पहना। हालांकि तलवार और कवच दोनों ही काफी साधारण लग रहे थे, लेकिन वे वास्तव में पीक अर्थ ग्रेड कलाकृतियां थीं। यहाँ तक कि साधारण पृथ्वी ग्रेड कलाकृतियां भी राज्यों में दुर्लभ थीं। पृथ्वी ग्रेड की उच्चतम कलाकृतियां तो दूर की बात है। इससे पता चलता है कि साम्राज्यों के पास कितने अद्भुत संसाधन थे। वो तलवार हाथ में लिए अपने तंबू से बाहर आया और देखा कि 50 आदमी हथियार लेकर उनकी ओर आ रहे हैं। वो चिंतित या परेशान नहीं दिख रहा था, बल्कि बिल्कुल शांत दिख रहा था। उसने बगल की ओर देखा और पाया कि ज़ीक्विंग भी बाहर आ गई थी। वो अपने हाथ में तलवार लिए हुए थी और युद्ध के लिए तैयार दिख रही थी। वो मिंग्यू को सूचित करने के लिए उसके कमरे की ओर चली गई, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से मिंग्यू भी बिना कुछ किए ही बाहर आ गई। उसे यकीन नहीं था कि मिंग्यू या जी शान को हमलावरों के बारे में कैसे पता चला, लेकिन उसने पूछा नहीं। लगता है कुछ डाकू हमें लूटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगता होगा कि हम आसान लक्ष्य हैं। जी शान ने चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा। क्या तुम्हें यकीन है कि वे कोई अनजान डाकू हैं और वे लोग नहीं हैं जो तुम्हारी जान के पीछे पड़े हैं? ज़ीक्विंग ने संदेह भरे स्वर में कहा। हाँ, ये और अधिक स्पष्ट नहीं हो सकता। मेरे पीछे पड़े हत्यारे हैं। वे पेशेवर हत्यारे हैं जो कभी भी मेरे पास दौड़कर आने के लिए इतने भोले नहीं होंगे। वे अपने लक्ष्यों के खिलाफ अपने शुरुआती हमले के लिए क्रूर बल का नहीं, बल्कि छिपकर हमला करेंगे। जीशान ने मुस्कुराते हुए ज़ीक्विंग से कहा। केवल जब छिपने की कोशिश विफल हो जाती है,
तभी वे बल का प्रयोग करते हैं, लेकिन मेरे सामने जो बेवकूफ है वे पागल डॉग्स की तरह मुझ पर टूट पड़ते हैं। उनमें कोई व्यवस्था या अनुशासन नहीं है। उन्होंने आगे कहा, ओह ठीक है, भाई चेन कहाँ है? क्या वो अभी भी सो रहा है? वो पूछे बिना नहीं रह सका क्योंकि उसने देखा कि दक्ष अभी तक यहाँ नहीं आया था। वो कहीं बाहर होगा। उसने कहा था कि वह रात के लिए बाहर खेती करेगा। यहाँ तक कि झिकी भी दक्ष के सटीक स्थान के बारे में निश्चित नहीं थी। उसने सोचा कि वो शिविर के पास होगा, लेकिन वो उसे नहीं देख सकी। वो कहीं बाहर होगा। उसने कहा था कि वह रात के लिए बाहर खेती करेगा। यहाँ तक कि झिकी भी दक्ष के सटीक स्थान के बारे में निश्चित नहीं थी। उसने सोचा कि वो शिविर के पास होगा, लेकिन वो उसे नहीं देख सकी। कोई बात नहीं, उसे खेती करने दो, हम छोटे मोटे गुंडों से निपट लेंगे, जीशान ने कहा, जब वो उस आदमी को देख रहा था जो उनके पास आ रहा था और उसके चेहरे पर एक मनोरंजक भाव था। मुझे 2 पृथ्वी क्षेत्र साधक दिखाई दे रहे हैं। एक चौथे चरण का पृथ्वी क्षेत्र है, जबकि दूसरा दूसरे चरण का पृथ्वी क्षेत्र है। बाकी सभी गोल्ड कोर क्षेत्र में है। क्या तुम मौज मस्ती करना चाहते हो या मुझे खुद ही उनकी देखभाल करनी चाहिए? उसने मिंग्यू की ओर देखते हुए पूछा। वो उसकी साधना देख सकता था और जानता था कि वह कितनी शक्तिशाली है। उसे ये भी लग रहा था कि वह अपने साधना क्षेत्र से भी अधिक शक्तिशाली है। तुम ये कर सकते हो, मुझे लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, मिंग्यू ने चेहरे पर कोई खास भाव लाए बिना कहा। बहुत बढ़िया। उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान उभरी। उसने तलवार को अपने हाथ में पकड़ लिया और आगे बढ़ा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे हमें इतनी जल्दी नोटिस कर लेंगे। लगता है कि बच्चे उतने भोले नहीं हैं जितना हमने सोचा था, लिटिल हू ने कहा जब उसने देखा कि 3 लोग अपने टेंट से बाहर आ रहे हैं। तो क्या हुआ अगर उन्होंने हमें देख लिया? ऐसा नहीं है कि वे बच सकते हैं। यह अच्छा है कि वे भाग नहीं रहे हैं। इससे हमें परेशानी से बचाया जा सकता है, एक और आदमी ने हंसते हुए कहा। ऐसा लगता है कि लड़का मरने के लिए बहुत उत्सुक है, उनमें से एक ने कहा जब उन्होंने जीशान को अपनी ओर दौड़ते देखा। जब उनके बीच की दूरी 30 मीटर से भी कम रह गई, तो उन्होंने देखा कि जीशान की गति अचानक कई गुना बढ़ गई थी और उन्हें उन पर नजर रखना मुश्किल हो रहा था। वह आदमी ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा के साथ नृत्य कर रहा हो और अपनी तलवार को यथासंभव सुंदरता से घुमा रहा हो। जिन लोगों पर उस आदमी ने हमला किया वे एक के बाद एक उसके हमलों से मरते रहे। अपने दूसरे हाथ से जीशान ने अपनी कमर से बंधे बैग को 3 बार थपथपाया। इन्हें मेरे लिए संभालो, गोरे, जीशान ने कहा। जैसे ही उसके बैग से एक चमकीली रोशनी निकली और आत्मा भक्षी भेड़िए का रूप ले लिया। जबकि जीशान ने काफी संख्या में डाकुओं को मार गिराया, वाइटी ने भी बहुत से डाकुओं को मार गिराया। आत्मा भक्षक भेड़िए द्वारा काटे गए लोगों को ऐसा महसूस हो सकता था कि उनकी आत्मा को सैकड़ों जहरीले सांपों ने डस लिया है। जब वे भयंकर दर्द से गुजर रहे थे, आत्मा भक्षक भेड़िए ने उनके शरीर को चीर डाला। वो लड़का, वो सरल नहीं है। डुकी, जाओ उस लड़के का ख्याल रखो। चौथे चरण के पृथ्वी क्षेत्र साधक ने दूसरे चरण के पृथ्वी क्षेत्र साधक से कहा। हाँ भाई म्यू, मैं जाकर उसकी खोपड़ी कुचल दूंगा, डुकी नामक व्यक्ति ने छोटे कद के व्यक्ति से कहा। जहाँ डुकी 7 फीट लंबा था, वहीं दूसरी ओर म्यू आश्चर्यजनक रूप से केवल 4 फीट लंबा था। लेकिन चुन की मुखिया के बाद उसकी खेती सबसे ऊंची थी, इसलिए किसी ने उस